Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Subhasan and I teach business. This is going to be first session of super quick revision of all the units. I'm going to discuss unit number 1 with respect to P3 and P4. ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिहाज से मैं बात करूंगा, और इसमें पेपर 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है और पेपर 4 में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्विक थिंग. और ये प्लीज़ ज़हन में रखना कि इन तमाम तो टॉपिक्स के बारे में पहले से ही लेक्चर वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं. इफ़ यू थिंक कि आपको किसी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जस्ट गो सर्च इन द A2 की प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर सर्च करें एंड यूल फाइंड एवरी सिंगल थिंग देयर. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो अहेड विद इट. सो जो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट भी हैं और इसमें हम लोगों को काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा. ठीक है, एंड दैट इज़ बेसिकली वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस के बिजनेस के जो टोटल इस यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल को 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करनी लाजमी है, और उनके एक ब्रीफ आपके पास एक आइडिया आपके पास क्विक होना चाहिए. ठीक है, वी स्टार्टिंग ऑफ विद प्राइवेटाइजेशन. आई एम नॉट गोइंग इन टू एनी काइंड ऑफ डिटेल्स के क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रोसेस. आई एम जस्ट गोइंग टू रेफर ऑल द बेसिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और बेसिक क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से, सो दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन या 12 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है. और ये याद रखो कि प्राइवेटाइजेशन उस वक्त की जाती है जब इकॉनमी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है. तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, सो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन से होता क्या है. नंबर 1, वी बेसिकली गोइंग फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी. जो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत स्लो काम करती हैं, प्राइवेटाइजेशन वाली कंपनी, प्राइवेटाइज कंपनीज जो होती हैं वो बहुत तेज़ काम करती हैं. ठीक है, अगेन दे वर्क ऑन दिस कॉस्ट सेविंग वाली कहानी एंड दे बेसिकली ब्रिंग मोर इनोवेशन. सो जब मोर इनोवेशन आती हैं तो ओरिजिनली कंज्यूमर के लिए बहुत फ़ायदा होता है, चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपटीशन की वजह से उनको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है. दिस इज़ द एनालिसिस एंड फर्दर एनालिसिस. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं. जॉब लॉस हो सकती है, ओवर स्टाफिंग हुई भी होती है नेशनलाइजेशन के अंदर, तो वो ख़त्म की जा सकती है. देन अनइक्वल एक्सेस टू सर्विसेज. डेफिनेटली बहुत ऐसी सर्विसेज भी होंगी जो गवर्नमेंट से इसलिए चला रही होगी कि उनकी प्रोविजन करना लाजमी है, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन में आएंगी तो प्राइवेटाइजेशन इज़ ऑलवेज गोइंग टू इक्वेट विद प्रॉफिटेबिलिटी, और जो प्रॉफिटेबल होंगी वो सब चलाई जाएंगी, बाकी सबको बंद कर दिया जाएगा. ठीक है, एंड देन रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी. ये बाज़-औक़ात ऐसी एक्टिविटीज़ भी करना शुरू कर देंगी कि इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा होगा, कंपनी अपने मर्ज़ी से काम करना शुरू करेगी और गवर्नमेंट थोड़ा सा भी उसको कहेगी कि जी आपकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या आपकी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, या कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कहेंगे ठीक है हम बंद करके चले जाते हैं, हम तो अकाउंटेबल रहने के मूड में नहीं है. ओवरऑल प्रोसेस ये इसकी एक बड़ी सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है. ठीक है, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स जो आप अपने 12 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर इसके साथ अटैच करेंगे. ठीक है, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्राइवेटाइजेशन के टू वेरियस स्टेक होल्डर्स और अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से जो बात है ये आप अपनी कंक्लूजन में ज़रूर करेंगे. ठीक है, देन वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो पहले 16 मार्क का बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन बना करता था, अब ये 12 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्क का भी आ सकता है. पेपर 4 के लिए मैं कहता हूँ कि ये शायद 20 मार्क का क्वेश्चन बन के भी आ सकता है. इसमें आपके पास टेबल आता है, टेबल के अंदर आपके पास GDP, इंटरेस्ट रेट पढ़ना है, इन्फ्लेशन रेट पढ़ना है, टैक्स रेट पढ़ना है, डेप्रिसिएशन करेंसी की हो रही होगी या एप्रिसिएशन करेंसी की हो रही होगी, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा. मैंने याद रखो इसमें सारी की सारी वो बातें लिखी हैं जो असल में प्रॉब्लमेटिक होंगी. अच्छे हालात कभी भी नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है, बुरे हालात दिए जाएंगे सो दैट उसके लिहाज से काम कर सकें. सो इफ़ यू जस्ट कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट लुक एट इट कि आपके पास इंक्रीजिंग GDP का क्या फ़ायदा होगा. एक एक बेनिफिट मैंने लिख दिया है, सही है, एक एक मैंने नुकसान लिख दिया है. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. यू जस्ट कैन गो एंड रीड दीज थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, सो अगर हम ये बात करना शुरू करते हैं, हम टेबल देखेंगे, उस टेबल देखने के बाद हमारे पास एक सिंपल जनरल एक आइडिया आ जाएगा. वी कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ द कंसिडरेशन कि GDP बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर GDP आपके पास बढ़ रहा है और साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, इशू क्या आ सकता है. ये जो इशूज़ मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, दीज आर द हाउ एवर्स. So what you need to do, you need to bring in this benefit and do the analysis, do the further analysis. अगर पेपर 4 है तो consequences तरफ जाइए इसके साथ, and then
यू कैन राइट डाउन दी हाउ एवर वाला पॉइंट जो इशू इसके साथ अटैच है वो लिख दें, पैराग्राफ को खुद ही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रीड थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सही है। एंड देन वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज बेसिकली अबाउट दी टेबल के किस तरह से हमें क्या काम करने, एक्शंस क्या क्या हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो मैं ज़रा इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आपको इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के साथ साथ आपको प्राइस को इंक्रीज करना चाहिए, अगर जीडीपी गिर रही है तो आपको प्राइसेस को मेंटेन करना चाहिए। सेम गोज विद इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रहा होगा तो फिर आप मेंटेन प्राइसेस करेंगे, एंड अगर जीडीपी भी डिक्रीज हो रहा होगा साथ साथ तो आप डिस्काउंट्स देना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेम गोज एंड यू कैन जस्ट मेक सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये याद रखो, ये मैं सारे के सारे जो मैं इधर मैं इस वक्त इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज यू जस्ट कैन ब्रिंग विद योर एनालिसिस इन 20 मार्क के आंसर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना, और ये प्लीज़ ध्यान में रखो कि ये पेपर 3 के अंदर और पेपर 4 के अंदर बड़ा पॉपुलर टॉपिक हो सकता है, सही है, फ्रॉम यूनिट नंबर 1। दिस इज बेसिकली अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन 16 मार्क्स प्रीवियसली, लेकिन अब ये 20 मार्क और 8 मार्क के लिए और इवन 12 मार्क के लिए भी ये नज़र आ सकता है, ठीक है। तो कोई 2 फैक्टर्स के बारे में आप 12 मार्क के अंदर बात करेंगे और 4 फैक्टर्स के बारे में आप पेपर 4 में बात करेंगे। याद रखो, हमेशा इसके साथ टेबल दिया जाएगा और टेबल से रिलेटेड बात करनी होगी। फिर हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा नहीं, लेकिन ये इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। वी आर इनटू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नाउ, और उसमें सबसे पहले हम लोग ब्लू और रेड ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो है वो न्यू मार्केट्स को केटर करती है, जबकि रेड जो है स्ट्रैटेजी इट्स बेसिकली अबाउट द एग्जिस्टिंग मार्केट्स। रेड ओशन क्यों रखा जाता है? क्योंकि कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स ब्लड बाथ, क्योंकि कंपटीशन में बहुत राइवलरी भी बढ़ सकती है, और उस राइवलरी के लिहाज से कंज्यूमर्स को ब्रांड लॉयल बनाकर अपने पास ही रखा जाता है, और फिर हर तरह से कोशिश की जाती है कि कस्टमर्स टूट के ना जाएं, और दूसरे तोड़ने के लिए कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट्स अ राइवलरी, इट्स अ ब्लड बाथ, ठीक है। सो अगर हम ब्लू ओशन या रेड ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हों तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि वी कैन कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं और कस्टमर्स को बेहतर तरीके से इंगेज भी कर सकते हैं। समटाइम्स वी गो इनटू द रेड जोन, और रेड जोन में जाके कस्टमर्स को पकड़ते हैं, उनके लिए नई मार्केट डेवलप करते हैं, उनको नया मार्केट में जाकर उनको एक नई चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं। When this is a very clever move, तो याद रखो सारे कॉम्पिटिटर्स पे यही करना शुरू करेंगे। Find the customers from the red ocean, bring them to the blue ocean, and then that blue ocean becomes the red ocean, ठीक है, कि कंपटीशन वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। मसले क्या क्या होते हैं? वही मैंने जो ये बात की है कि आपने अगर कोई ऐसा ट्रिक ढूंढ लिया है तो याद रखें आपके कॉम्पिटिटर्स भी उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मार्केट पोटेंशियल लिमिटेड होते हैं, बाज़ जगहों पे इतने ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल्स होते नहीं कि हर मार्केट के अंदर जाके आप ब्लू और रेड ओशंस निकाल सकें, यानी उसके अंदर कोई नई सेगमेंट डेवलप कर सकें, या उसके अंदर नया प्रोडक्ट वेरिएशन लेकर आ सकें, या उसके अंदर आप कंपटीशन में थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट काम करना शुरू कर दें, जिससे एकदम से एक नई मार्केट बननी शुरू हो जाए। दिट कुड बी अ चीपर सब्स्टिट्यूट, इट कुड बी अ वेरी हाई एलीट सब्स्टिट्यूट, इट कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट ऑफ डिमांड। सो यू कैन डू एनीथिंग, बट यू नीड टू हैव सम गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छोटी कंपनियां तो बहुत मुश्किल से कर पाती हैं प्रोसेस कंपनीज के रिसर्च को, और हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट डेफिनेटली ये बड़ी कंपनीज के लिए होता है। सही है, सोल ट्रेडर बेचारे वैसे मारे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये फैक्टर्स आपके पास मार्केट डिमांड है, कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री का है, एंड देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये जितनी भी चीज़ मैं इसमें लिखूंगा ना, ये जो आखिरी वाली चीज़ है, क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, याद रखो ये आपका कंक्लूजन साइड है। कंक्लूजन के अंदर इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली रेड और ब्लू ओशन पे बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन्स के अंदर इसको लेकर आए, सही है। 12 मार्क का क्वेश्चन है तो अदर फैक्टर्स के अंदर आप इसको लेकर आएंगे, ठीक है। 20 मार्क का क्वेश्चन आप इसको लेकर आएंगे। 8 मार्क में इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। 8 मार्क में आप सिर्फ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रिस्पेक्टिवली जो पूछा जाएगा उस बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। Then we move on to the scenario planning. Scenario planning is basically thinking of before what is going to happen, और उसके लिहाज से हम पहले से ही सारे फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि सिनारियो प्लानिंग करते हैं, व्हाट आर द रिस्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इससे होता क्या है? अगेन वी आर इनटू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सिलसिला, एनालिसिस के अंदर है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, वी आर जस्ट स्कैनिंग द मार्केट, वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि थिंग्स आर गोइंग अंडर कंट्रोल।
if we are going to select that particular market condition. सही है. So advantages के अंदर क्या है कि जी इसके थ्रू आपके पास सारी के सारे risks और आपकी जितनी भी potential opportunities है वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. Then we move on to the making to these strategic decision making steps. ये baby steps होते हैं हमारे पास. शुरू में बहुत 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 आराम से सुकून से काम कर रहे होते हैं क्योंकि we really need to know how the market is interacting, reacting or might take actions against our strategy. ठीक है. Facilitate organization learning. Definitely scenario planning के अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का प्रोसेस भी बनता है. सो एवरीबडी नोज कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर. सो इफ दे आर ओके विद इट they can continue with the company, otherwise they can easily leave or company can easily filter all those employees जो शायद उसके साथ ना चल पाए. ठीक है. अगेन इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सिनारियो प्लानिंग टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम. प्रेडिक्टेबिलिटी फ्यूचर की अनसर्टन हमेशा रहती है एंड कौन कितने अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है ये बड़ी ब्लू चिप कंपनीज को भी नहीं मालूम. ठीक है. और मे नॉट कैप्चर और रेलिवेंट फैक्टर्स. डेफिनेटली अनफोर्सीन कंडीशंस सामने आती हैं. क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास कोविड की है. 2019-20 के अंदर किसी को नहीं मालूम था कि कोविड इज़ गोइंग टू हिट द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी सो बैडली और एकदम से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं. ठीक है. Again, what it is, it's a systematic approach towards the anticipation and preparation of future uncertainties. ठीक है. अब कितनी uncertainties आ सकती हैं वो हमने बात कर. क्या क्या फैक्टर्स हम इसमें देख सकते हैं. इसमें हमारा बेस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के वही 5 फोर्सेस. यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दीज आर ईदर आर अपॉर्चुनिटीज. सही है. एंड थ्रेट. सही है. और ये भी याद रखना कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में बात करता है. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल अनरेस्ट है, ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं तो ये आपकी पूरी इकोनॉमी पर हैं. और इफ़ यू आर अ प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी यू जस्ट हैव टू बेयर इट. यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है. और इफ दे आर गुड, कन्वीनियंट, सो इट्स गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल एज फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के लिहाज से तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है. ये कंपनी बेस्ड होते हैं. सही है. कंट्रोलेबल का मतलब ये कि मेरी कंपनी जो है वो काम कर रही है उसके लिए कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है. आप मेरे राइवल हैं लेकिन आपके लिए सेम कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम है. यू हैव डन समथिंग गुड डेफिनेटली. सो कैन वी कन्वर्ट दीज कंट्रोलेबल फैक्टर्स? येस वी कैन. ठीक है. बट द सॉल्यूशंस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बट वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार. तो येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एक्सपेंसिव सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल दोज थ्रेटनिंग सिचुएशंस. ठीक है. इनटू अपॉर्चुनिटीज. बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू ह्यूज. छोटी कंपनियां तो बिल्कुल नहीं कर पाती. सही है. एंड देन अगेन जब कभी भी आपसे बात की जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इसको प्लीज़ समझ लेना और इसको अपने आंसर्स के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना. ठीक है. Then we move on to the SWOT analysis. SWOT analysis is basically about the strengths we need to capitalize, weaknesses we have to reduce, opportunities we have to capture and threats we have to save ourselves from. ठीक है. सो ये चीज़ याद रखना कि जब कभी हम SWOT एनालिसिस करते हैं तो हम अपने बारे में भी सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मार्केट में क्या क्या थ्रेटनिंग फैक्टर्स हैं. ठीक है. सो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ. अगर किसी आंसर के अंदर यू आर इंक्लूडिंग SWOT एनालिसिस कोशिश करो उसमें पेस्ट को इंक्लूड ना करो क्योंकि मोरलेस इन दोनों के दरमियान बातें सेम रहती हैं. ठीक है. और जैसे मैंने अभी बताया है कि SWOT एनालिसिस के अंदर जो ये आपका OT है, सही है, ये बेसिकली आपके पास जो है पेस्ट एनालिसिस के अंदर भी जाता है और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर भी जाता है. ठीक है. सो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. SWOT पे बहुत दफ़ा क्वेश्चन भी आया, यूजफुलनेस का क्वेश्चन भी आया हुआ है. ठीक है. सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. पेपर के अंदर याद रखना आपको SWOT एनालिसिस करने को नहीं आएगा. SWOT एनालिसिस किया हुआ आएगा, पूरा टेबल बना हुआ आएगा. दे आर गोइंग टू गिव यू
few strengths, few weaknesses, opportunities and threats. You have to pick one of them and then use as a point. फिर उस particular strength, weakness, opportunity, threat को अलग अलग paragraphs के अंदर समझाकर उनकी analysis करना, उनके further analysis करना, उनके consequences लिखना और उसके बाद however करके इनमें से कोई चीज डाल दें. सही है. एंड देन अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गए हैं. क्या क्या फैक्टर्स हैं जी? स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहली चीज जो हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में सोचना है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. कि कल्चर कितना स्ट्रांग है, कितना लर्निंग है, कितना अवेलेबल है, कितना ओपन है, कितनी ज़्यादा हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितना ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है कि हमें स्ट्रेंथ्स के बारे में मालूम है बट वी कैन नॉट राइट इट डाउन, और हमें वीकनेसेस के बारे में मालूम है बट वी कैन नॉट शेयर इट, क्योंकि ये तो हम कर ही नहीं सकते. एक सिस्टम है और सिस्टम हमेशा बेहतरीन होता है. ठीक है. अगेन व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, इधर इट्स योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अ मैट्रिक स्ट्रक्चर और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, हिरार्किकल, फंक्शनल, प्रोडक्ट बेस्ड. देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स जो हम लोग बात कर सकते हैं. अगेन जब तक वो स्ट्रक्चर आपके पास सेंट्रलाइज होगा तो सेंटर इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेगा. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होगी. ठीक है. एंड देन द रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल. ठीक है. रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. एंड देन देयर इज वन थिंग आई जस्ट लेफ्ट बाय मिस्टेक एंड दैट इज टाइम, कि हाउ मच टाइम यू हैव. ठीक है. देन एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर मार्केट कंपटीशन, ये अगेन आपकी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट में आएगी. अगर कंपटीशन कम है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर ये कंपटीशन ज़्यादा है, रेड ओशन हो चुका हुआ है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ थ्रेटनिंग सिचुएशन. रेगुलेटरी चेंजेस नहीं होती हैं, रेगुलेशंस में चेंजेस, कोई पॉलिसीज चेंज नहीं होती बाय गवर्नमेंट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. बार बार अपॉर्चुनिटी, बार बार रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं, it's going to be a threatening situation. We cannot do anything with it. ठीक है. And economic conditions, economic boom है, opportunity है, growth है, opportunity है, recession है, तो ये आपके लिए threatening situation हो गया. But we cannot do anything about it. सही है. Whenever you are going to write down any answer regarding SWOT analysis, please ensure ये करना कि ये वाली बात जो है कि SWOT analysis is and its importance considering external factors may impact organization. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है. सही है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिहाज से. फिर हम आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर बेस्ट एनालिसिस, जो बेसिकली हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जिसमें हमारे पास अगेन पेपर के अंदर टेबल बना हुआ आएगा. हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर्स PEST के अंदर होते हैं. लिखे हुए आएंगे, दो दो तीन तीन लिखे हुए आएंगे. कोई एक सेलेक्ट करो, 4 पैराग्राफ्स बनाओ, हर एक के ऊपर एक एक, यानी P का एक पैराग्राफ बनेगा, E का एक पैराग्राफ बनेगा, S का एक और T का एक पैराग्राफ बनेगा. और जो टेबल होगा उस टेबल के अंदर से आपने कोई एक पॉलिटिकल फैक्टर निकालना है, उसका एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस, कॉन्सिक्वेंस करके, हाउ एवर करके उसका इशू सेट कर देना. एंड देन सेम गोज विद इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस थिंग. अगेन अगर हम बात करते हैं पेस्ट और स्वॉट की, मोरलेस एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है, इसलिए प्लीज इन दोनों को सेम आंसर में एज एक्स्ट्रा मॉडल, एक्स्ट्रा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना. एनालिसिस रिपीट हो जाएगी, नंबर्स कट जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइन वेस्ट हो जाएगी, एफर्ट वेस्ट हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा. सही है. या स्वॉट करो आंसर के अंदर या पेस्ट करो. ठीक है. अगेन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स. देन सिमिलरली इसके अंडर मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है. ये बात असल में स्वॉट एनालिसिस नहीं बताता. मार्केट ट्रेंड्स क्या है वो कंपनी के अंदर की बात करता है, ये बाहर की बात करता है. ठीक है. अगेन इट फैसिलिटेट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. याद रखना वर्ड स्ट्रेटेजिक का मतलब लॉन्ग टर्म होता है. सही है. स्ट्रेटेजिक वर्ड के साथ 4 चीजें अटैच होती हैं. नंबर 1 इट इज लॉन्ग टर्म, नंबर 2 इट इज कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 इट इज टाइम टेकिंग, नंबर 4 वंस टेकन यू कैन नॉट रिवर्ट इट. सही है. वापस नहीं जा सकते. तो एक दफ़ा ले लिया डिसीजन, ले लिया तो ले लिया. इसलिए डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. ठीक है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जी डिपेंडेंट है सारा का सारा. लिमिटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स ही मालूम होते हैं, सबको ज़्यादा तो मालूम होते नहीं है. अगेन टाइम रिक्वायर्ड एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, और हर एक के पास ऑल द टाइम एंड ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. तो ये हमेशा इनएडेक्वेट ही रहेगा. ठीक है. कंपनी के अंदर स्वॉट एनालिसिस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन एडेक्वेट हो सकती है, सफिशिएंट हो सकती है. कंपनी है, कंपनी का एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन होगी. सही है. लेकिन मार्केट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती, और अगर मिल गई तो इतना टाइम लग जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सही है. मे नॉट कंसिडर स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर. ये इसका एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है.
कि ये ओवरऑल पॉलिटिकल कंडीशन, ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं, किसी इंडस्ट्री बेस के लिए पेस्ट नहीं होता, इंडस्ट्री के लिए पेस्ट नहीं होता, सही है, ये इकोनॉमी के लिए होता है। और एक कंपनी जो है वो प्लेयर है इन द इंडस्ट्री, और तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्लेयर हैं इन द इकोनॉमी, ठीक है। और हम एक कंपनी में बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो हम एकदम से पूरी इकोनॉमी देखते हैं, तो इंडस्ट्रियल हम लोग इफेक्ट देख नहीं सकते इसके, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी बड़ी लैक होती है, क्योंकि अगर हो सकता है कि जैसे बाज़ जगहों पर, मैं ऐसे एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, जैसे कराची के अंदर इवन अब गर्मियाँ आ चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है। सो अब गैस की लोड शेडिंग होना गर्मियों के अंदर सब क्वेश्चन मार्क नहीं ड्यूरिंग रमजान, लेकिन अगेन कुछ एरियाज में नहीं हो रही है, तो जिन एरियाज में नहीं हो रही है दे आर बेस्ट कि वहाँ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ये देखने के जी सिंस हमारे घर में लोड शेडिंग नहीं हो रही है इसलिए पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही, ठीक है, या हमारे घर के हमारे एरिया में लोड शेडिंग हो रही है तो पूरे पाकिस्तान में हालात खराब है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा लैक कर जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगेन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस पेस्ट एनालिसिस? ग्लोबल कंडीशंस, सही है, इकोनॉमी रिएक्ट करती है ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट डायनामिक्स, मार्केट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, एंड देन इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ इकोनॉमीज, बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल टाइज होती हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एम्बार्गोस लग जाते हैं, बैन्स लग जाते हैं, जिससे आपकी अच्छी भली ट्रेड रुक जाती है, ठीक है। अगेन द सेम थिंग हैपेंस अगेन, दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड जब आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो अंडर द टाइप ऑफ बेस्ट एनालिसिस। मूविंग ऑन, फिर हमारे पास आता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। ये बेसिकली हमारे पास ऐसा मॉडल है जिसमें हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है हम कम कर सकते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा है हम कम कर सकते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ज़्यादा है उसको कम किया जा सकता है। कलेक्टिव एफर्ट की जाती है अपने राइवल्स के साथ मिलकर ताकि न्यू एंट्रेंट्स ना आए। इसी तरह से आपके पास न्यू सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, उनको भी हम कवर कर सकते हैं। और फिर इसी लिहाज से फिर इंडस्ट्रियल राइवलरी जब ज़्यादा हो जाती है तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये याद रखो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसे कम किया जा सकता है, या बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कैसे कम किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल है, जाके देख लेना, सारी चीज़ें बताई हुई, सोल्यूशन सारा समझाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये भी याद रखना कि पोर्टर 5 फोर्सेस में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा अगेन वो आपको बाकायदा पूरा टेबल बनाकर देगा और उसमें हर तरह से फोर्सेस बना के देगा। 4 फोर्सेस निकाल लेना इनमें से और हर एक को अलग अलग पैराग्राफ में बता देना, उनका एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस और कॉन्सिक्वेंस कर देना। लेकिन पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का बेसिक फायदा है क्या? बेसिक फायदा इसका ये कि ये इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस बताती है। समझ आया कि बेस्ट क्यों करते हैं? इकोनॉमी को समझने के लिए, और इंडस्ट्री को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल करते हैं। और कंपनी को समझने के लिए क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस करते हैं। सो वी हैव इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी, कंपनी करती है स्वॉट, इंडस्ट्री के लिए किया जाता है पेस्ट पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, और इकोनॉमी के लिए किया जाता है पेस्ट एनालिसिस। दिस इज हाउ वी फनल थिंग्स डाउन, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, अगेन ये वही बात आ रही जो पेस्ट की भी है, एंड देन again it helps in making the strategic decisions well. So these are all scenario planning हो गया, आपका SWOT हो गया, पेस्ट हो गया, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हो गया, ये सब के सब मिलाकर जो है आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की तरफ आपको हेल्प करते हैं। याद रखना, यहाँ पर अगर कोई गलती कर दी ना, कोई भंड मार दिया, सही है, रिसर्च करने में, तो याद रखना जो चॉइस का मेथड आता है ना, जिसमें हम एंस ऑफ मैट्रिक्स और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह सब चीज़ें लेकर आते हैं, वो आपके किसी मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो मसले वाली चीज़ों में से इवैल्यूएट करके देंगे आपको, सही है, क्योंकि यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू बेयर दैट मिस्टेक। इफ़ यू हैव नॉट टेकन इट सीरियसली तो वो फिर आपके सामने एक्शन में सामने होकर आएगी, फिर मज़ा आएगा आपको। इसलिए याद रखो, अगर कोई मिस्टेक, अगर कोई एजम्पशन, अगर कोई आप लोगों ने डंडी ड्रामे किए हुए एनालिसिस करने के दौरान, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दौरान, यानी ये जो आपका बेस्ट स्वॉट और इसके दरमियान हमने एजम्पशंस रखी हुई है कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो झूठ है तो गए, ठीक है ना। कोई आगे का मॉडल जितना भी है वो किसी, याद रखना, पूरे स्ट्रेटेजिक मेथड के अंदर, पूरे मॉडल्स के अंदर याद रखो, कोई मॉडल प्रीवियस मॉडल की गलती नहीं पकड़ता। गलती है कैरी फॉरवर्ड हो गई है, सही है, और फिर वहाँ के बिजनेस के ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करना शुरू करें।
Definitely may not consider all the factors, सारे factors को consider नहीं कर सकते. Again, why we are not considering all the factors? Can we consider all the factors? Yes, we can. There are like more than 5,000 से भी ज़्यादा factors होंगे जिसको we can consider, but considering all those 5,000 factors, it's going to take time, resources, or once we have a grip on those 5,000 plus minus factors, they get changed. तो कोई फायदा नहीं. सही है. इंडस्ट्री लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, वो भी लेवल की एक लिमिटेड लेवल की आपको मिल सकती है, एंड देन लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज देयर अगेन. सही है. अगेन जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वही बात इसमें आई. सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है, बायर की बार्गेनिंग पावर है, कंपैरेटिव राइवलरी है, न्यू एंट्रेंट्स हैं, एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं. याद रखना कंपटीशन 3 तरीके का होता है. सही है. अगर कॉम्पिटिटर आपकी तरह का प्रोडक्ट बना रहा है और आपकी तरह की नीड को फोकस कर रहा है, लेकिन उसका ब्रांड इमेज नहीं है, सही है, तो ये आपका न्यू एंट्रेंट है. सही है. लेकिन अगर आपका कोई राइवल है और उसका ब्रांड इमेज है, लेकिन वो आपकी नीड के लिए जो प्रोडक्ट, जिस नीड के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है. लेकिन अगर कोई ऐसा है और उसका भी ब्रांड होता है, याद रखना, ठीक है. और अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसका ब्रांड भी है और वो नीड भी वही कैटर कर रहा है जो आपकी है, प्लस वो प्रोडक्ट भी वैसा ही बना रहा है जैसा आप बना रहे हैं, अब ये आपका राइवल बन चुका है. ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल KFC के मुकाबले में कोई नया बर्गर स्पॉट खुलता है, ठीक है, तो बर्गर स्पॉट जो नया खुल रहा है उसको कोई ब्रांड इमेज नहीं है, लेकिन वो भी फास्ट फूड के लिए काम कर रहा है और फास्ट फूड के साथ साथ वो बर्गर से भी बना रहा है, लेकिन उसका ब्रांड इमेज नहीं है, तो वो न्यू एंट्रेंट कहलाया जाएगा. लेकिन KFC के लिए पिज्जा हट जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा. ब्रांड इमेज तो है पिज्जा हट का, सही है, वो भी फास्ट फूड ही है, लेकिन वो नीड को डिफरेंट तरीके से कैटर करे तो सब्स्टिट्यूट हो गई. ठीक है. लेकिन मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें KFC के साथ, तो बर्गर्स भी वो भी बर्गर्स बना रहा है, ठीक है, ब्रांड वो भी है और वो भी सेम मार्केट को कैटर कर रहा है. ठीक है. तो ये आपका राइवल बन गया. ठीक है. सिमिलरली जब हम क्वार्टर 5 फोर्स मॉडल के बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह का आप समझ लें, इट्स अ मैजिक वैन वी हैव, और इट्स आई से इट्स अ सुपर पावर. सही है. इन इजियर टर्म्स इट्स अ सुपर पावर. सही है. सुपर पावर क्यों है जनाब? ये ऐसी पावर है जो यूएसपी नहीं है. प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना. कोर कॉम्पिटेंसीज यूएसपीज नहीं होती, कोर कॉम्पिटेंसीज से यूएसपीज निकलती हैं. ठीक है. सो कोर कॉम्पिटेंसीज का बेसिक मतलब ये होता है क्योंकि ऐसी आपके पास एट्रीब्यूट है जो राइवल कॉपी ना कर पाए, कस्टमर हमेशा वैल्यू करे, और वो आपके पोर्टफोलियो कलेक्शन या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के सब के ऊपर अप्लाई हो सके. जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैंने अपनी प्राइसेस कम कर दी प्रोडक्ट की, तो जैसे मैंने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम की हैं, तो ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है और मेरा राइवल जो है बड़े आराम और सुकून से इसको कॉपी कर सकता है. फिर मैं कहता हूँ कि जी मैंने प्राइसेस तो कम की हैं, लेकिन मेरी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बेहतर हो गया है. तो इस पे शायद कॉम्पिटिटर थोड़ी देर के लिए सोचे कि यार ये इसने प्राइसेस कम करके क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर दी. क्वालिटी तो डिक्रीज होती है तो चीपर रॉ मटेरियल लेते हैं, लेकिन इसे चीपर रॉ मटेरियल से लिया नहीं है, इसे हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल लिया. तो यार हो सकता है कि इसने ना अपना प्रॉफिट मार्जिन कम किया, तो चलो ये मैं भी कर लेता हूँ. ठीक है. सो उसने ये भी कॉपी कर लिया. अब मेरी 2 एट्रीब्यूट्स थे, 2 एट्रीब्यूट्स 7 यूएसपीज है दोनों के दोनों. ठीक है. उन दोनों को मैं साथ अटैच किया, कॉपी कर लिया मेरे राइवल ने. लेकिन अब मैं तीसरा जो फैक्टर है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ कि यार मैंने अपनी प्राइसेस भी कम कर दी हैं, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इन्हांस हो चुकी है, और अब मैं पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा रहा हूँ. अब मेरा कॉम्पिटिटर जो है ना वो लाजवाब हो चुका है. सही. वो कहेगा ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल फॉर मी क्योंकि आई हैव टेकन सम रूट, सही है, एंड डेवलप अ सुपर पावर. दिस इज माई कोर कॉम्पिटेंसी नाउ. ठीक है. और राइवल अब कुछ नहीं कर सकता. याद रखो, पूरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज दिस कोर कॉम्पिटेंसी. जब तक कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मिल जाती, प्लीज आपका नेक्स्ट सेशन जो आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. नंबर 2, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आर जस्ट लाइक फ्रूट्स या लीव्स ऑफ अ ट्री. सही है. एंड द ट्री इज बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसी. इसका मतलब ये कि अगर आप एक दफा एक कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कर लें तो यू हैव मिलियंस ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स अवेलेबल फॉर योर प्रोडक्ट. सही है. सो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना कि यूएसपी कोर कॉम्पिटेंसी से डिराइव होती है. देन इसके फायदे नुकसान.
पॉज करो, पढ़ लो आराम और सुकून से, यू गेट द आइडिया कि व्हाट इज द बेनिफिट्स। कोर कॉम्पिटेंसी में 20 मार्क का क्वेश्चन आ चुका हुआ वैसे, सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। अगेन व्हाट आई एम्फसाइज कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, लीडरशिप स्टाइल क्या है, एम्प्लॉय की स्किल क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, ये सारे के सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, रेगुलेटरी चेंजेस कितनी आ रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी हैं, ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को चेंज करती है। याद रखना, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं, मार्केट कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाएं, कोर कॉम्पिटेंसी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, सही है। क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी या आपकी सुपर पावर किसी खास कंडीशन के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे वो कंडीशन चेंज होगी, कोर कॉम्पिटेंसी जाया हो जाएगी। तो याद रखो, कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही मार्केट कंडीशन चेंज हो सकता है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी थी लेकिन अब वो कोर कॉम्पिटेंसी जरूरी नहीं रही, क्योंकि कस्टमर्स आर नॉट वैल्यूइंग इट एनी मोर, मार्केट कंडीशन चेंज हो चुकी है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मोबाइल फोन्स है, सही है। मोबाइल फोन्स में पहले मोबाइल फोन्स आते थे बटन वाले, तो जी वो बटन कितनी जल्दी दबता है और कितना स्मूथ दबता है, दैट बेसिकली वाज अ कंसर्न, ठीक है। लेकिन अब बटन्स रहे ही नहीं है, तो आप जितने भी अच्छे बटन्स बना लें मोबाइल फोन के लिए, यू आर ऑब्सोलीट, सही है। अब आपको टच के अंदर तेज करना है, सेंसर तेज करना है, सही है। तो कंडीशन चेंज होगी, कोर कॉम्पिटेंसी चेंज होगी। Then we are into now the Ansoff matrix, और Ansoff matrix basically is the start point of our strategic decision making। और याद रखो ये 4 strategies बताता है: न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ मार्केट का मतलब जो है वो मार्केट सेगमेंट है, सही है। और प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन लेकर आनी है। तो अगर आप कभी भी Ansoff matrix की बात करते हैं तो Ansoff matrix में आपके पास अगर मार्केट पेनिट्रेशन है तो वो सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट के साथ किए जाते हैं। अगर आप न्यू मार्केट डेवलपमेंट करते हैं तो आप सेम प्रोडक्ट किसी नए सेगमेंट पे लेके जाते हैं। अगर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो आप सेम सेगमेंट के अंदर नए प्रोडक्ट रेंज लेकर आते हैं, ठीक है। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप एक नए प्रोडक्ट के साथ एक नए सेगमेंट में जाते हैं, ठीक है। यहां पर वर्ड डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट कंग्लोमरेट। बिजनेस ग्रोथ के अंदर कंग्लोमरेट होता है, इसमें कंग्लोमरेट की बात नहीं है, सही है। और ये भी प्लीज याद रखना कि इस यूनिट 1 के अंदर एएस में गया हुआ एक टॉपिक बिजनेस ग्रोथ शदीद इंपॉर्टेंट है, सही है। उसको प्लीज पढ़ लेना, वो एएस का टॉपिक है जो A2 में आ सकता है। स्पेसिमेन के अंदर बकायदा ग्रोथ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, सही है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, कंग्लोमरेट, सही है। Ansoff matrix में जो वर्ड डाइवर्सिफिकेशन है उसका दूसरा नाम कंग्लोमरेट नहीं है, प्लीज ये याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, मैं जरा इसी सिंपल से एग्जांपल देता हूं ताकि जल्दी से आपको समझ आ जाए। टूथपेस्ट है, सही है। उस टूथपेस्ट का मैं प्राइसेस कम कर देता हूं, मार्केट पेनिट्रेशन है, सही है। मैं उसकी पैकिंग चेंज कर देता हूं, मार्केट पेनिट्रेशन, सही है। इजीली एक्सेसिबल कर देता हूं, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट को, एग्जैक्टली सेम टूथपेस्ट को दूसरी टेरिटरी में लॉन्च कर देता हूं या दूसरी कंट्री में भी लॉन्च कर देता हूं, तो न्यू सेगमेंट बन गया, सही है। दैट इज न्यू मार्केट डेवलपमेंट, सही है। पाकिस्तान में है फॉर एग्जांपल कोलगेट है और वो एकदम से हम चाइना में लॉन्च कर देते हैं, तो ये न्यू सेगमेंट आ गया, अल्लाह कैसा न्यू मार्केट डेवलपमेंट हो गई। सेम एग्जैक्टली टूथपेस्ट, कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे। इसलिए अगर मैं सेम पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैं डिफरेंट फ्लेवर्स ले आऊं, सही है, तो ये मेरे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दिया जाएगा। दिस इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मैं माउथ वॉश भी निकाल लेता हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर लॉन्च कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक नया प्रोडक्ट भी आ गया और पाकिस्तान से बाहर भी बात कर रहे हैं या किसी और सेगमेंट के लिए मैंने बात कर ली है, एज के लिहाज से, ऑक्यूपेशन के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, किसी तरह से मैंने इसको सेगमेंट कर लिया। सो दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू मार्केट इन अ न्यू प्रोडक्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाया जाएगा, सही है। फायदा क्या है जनाब इसका, Ansoff matrix का? इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ग्रोथ विद द अपॉर्चुनिटीज। ये ग्रोथ के लिहाज से बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। जब हम मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के, और वो 4 अपॉर्चुनिटीज कौन बताता है? Ansoff matrix, सही है। उसमें से कौन सी वाली बेस्ट वन है उसके बारे में हम बात करते हैं। उन सब के हम लोग निकालते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स में, पे बैक पीरियड्स, ARRs, नेट प्रेजेंट वैल्यूज एंड डिस्काउंटेड पेबैक्स, जिनकी 2 बेस्ट सॉल्यूशंस आते हैं, नंबर्स आते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा आता है, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी 2 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, सही है।
फिर उन दो को हम लेके जाते हैं डिसीजन ट्री की तरफ, सही है। हम प्रोबेबिलिटीज लगाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालते हैं, सही है। उनमें से जो बेस्ट वन होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, सेकंड वन जो सेकंड बेस्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, याद रखो रिजेक्ट नहीं होता, डिसकंटिन्यू हो जाता है, बुरे हालात में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जो बेस्ट वन होता है वो जाता है फोर्स फील्ड मॉडल के अंदर, जिसमें हम लोग उसके फेवरिंग और अगेंस्ट फोर्सेस रखते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। Again, it enables in future decision making, strategic decision making, enables understanding the market trends. बहुत ज़्यादा ये मैंने जितने आपको एग्जांपल्स बताई हैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसलिए कितना मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, कितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कॉस्ट लगनी पड़ती है, कितनी मशीन की कैपेसिटी देखनी पड़ती है, कितने आपके एम्प्लॉइज़ के लिहाज से कितने इश्यूज आते हैं, इसके बारे में तो बात ही नहीं किया। तो सिंपल जनरल ओपन एंडेड एक तरह से आपको आइडियाज़ दे देता है, सही है। देन मार्केट के और प्रोडक्ट के एनालिसिस करना लाजमी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा सकता है, किस में वेरिएशंस आ सकते हैं, आएंगे भी तो क्या प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगेन लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, समझ नहीं आती कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या। सेल्स है, प्रॉफिट है, ब्रांड इमेज है, सर्वाइवल है, कॉम्पिटिशन को बीट करना है, मार्केट डोमिनेंस है, CSR है, व्हाट इट इज, ठीक है। Again, organizational structure, portfolio of the business, competition, regulation changes, and economic conditions. These are all the factors that can influence ENSOF matrix. ठीक है। Then we move on to decision tree. Decision tree again ये टेबल ये टॉपिक जो है ये आपका पेपर 3 में भी आ सकता है, पेपर 4 में भी आ सकता है, और पेपर 3 के अंदर जो है इसका डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, डायग्राम बना हुआ आएगा, जस्ट कैलकुलेशन इज देयर। और यही चीज़ क्रिटिकल पाथ के लिए भी है। रेफरेंस के तौर पे आप नवंबर 22-31 का पेपर आप देख लो, और उसके अंदर भी क्रिटिकल पाथ आया हुआ है, डमी एक्टिविटी के साथ आया हुआ है, और उसमें उसने फ्लोट टाइम और फ्री फ्लोट टाइम और टोटल फ्लोट टाइम से मैंने पूछा हुआ है, नोड की वैल्यू निकालने को कही हुई है। सो लुक एट दैट पर्टिकुलर पेपर नवंबर 22-31, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ख्याल है वो है कैलकुलेशन के साथ, उसको प्लीज़ देख लो। इस तरह का CPA आने के चांसेस हैं, अगर CPA आएगा तो ऐसे बना हुआ आएगा और इस तरह से कैलकुलेशंस आएंगी। अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। डिसीजन ट्री भी इसी तरह से है कि डिसीजन ट्री बना हुआ आएगा, बनाने को नहीं आएगा 4 मार्क के अंदर, दे कैन नॉट आस्क यू टू ड्रॉ एंड सॉल्व इट, सही है। सो दे गिव यू ऑलरेडी ड्रॉन डिसीजन ट्री, और फिर वो कहेंगे सीधा वैल्यूज निकाल दो, तो वैल्यूज निकालने के लिए 4 नंबर्स जायज़ बनते हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ विजुअलाइजेशन वाली कहानी, क्योंकि इसमें हम परसेंटेजेस भी सेट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, इकोनॉमिक आउटकम्स रखते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपीरियंस कितना है। याद रखो डिसीजन ट्री एनालिसिस में लूज इट्स इंपॉर्टेंस अगर आपका जो ओवरऑल जो डिसीजन ट्री है उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। आउटकम्स, द परसेंटेजेस यू आर गोइंग टू सेट फॉर ईच चांस ऑफ हैपनिंग, वो गलत हो जाएगा, और नोट्स जो निकलेंगे, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ निकलेंगी, वो सब आपकी वो होती हैं एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होती हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, these all numbers are just going to be numbers, fake numbers, or if the numbers are fake, inaccurate, then the decision driven by those numbers and calculation is going to be fake and irrelevant. So experience plays a vital role in decision tree. Read all these फायदे नुकसानात and get the idea कि decision tree के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना पेपर 4 के अंदर एक टेबल बना हुआ आएगा, टेबल के अंदर डिसीजन ट्री के बारे में, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसके चांसेस ऑफ सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बात की जाएगी। जस्ट यूज दोज नंबर्स एंड क्रिएट योर ओन आंसर इन दैट, ठीक है। देन moving on to the force field model, it's a very interesting one, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम कुछ लोगों की मदद करते हैं, और जिन लोगों की मदद करते हैं these people are known as project champions, सही है। These project champions are those people, ये मैं यहाँ पर फिर वही बात करूँ कि project champions के साथ आप एक abbreviation जो है वो अपने जहन में रखें कि इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, they are REST, ठीक है। REST in a sense they are respected, they are experienced, they are skilled, and they basically have they have the technique के काम के साथ से कर सकते हैं। और टेक्निक टू हैंडल इसका एक और भी है, सही है। अगर आप ये नहीं समझते तो यू कैन ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, द राइज थिंग, ठीक है। दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर इन्फ्लुएंशियल, दे आर स्किल्ड एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक्सिस्ट कर सकती हैं, रेस्ट कर लो या राइज कर लो। मेरा ख्याल है राइज इज़ बेटर, तो हम इसको रेस्ट को मिटा ही देते हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए,
ठीक है। सो ये इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। इनको बुलाते हैं, इनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं, एक लेमैन भी हो सकता है, एक हाई टॉप मैनेजमेंट का बंदा भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा बंदा होगा जो RISP को फॉलो करता होगा। उनसे पूछेंगे भाई बताओ हमारे वाला डिसीजन है, इस डिसीजन के लिहाज से अपने डिपार्टमेंट के माइंडसेट को बताओ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर में हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अगेंस्ट हैं, और वो फैक्टर्स अगेंस्ट और फेवरेबल को सब बैठ कर वेटेजेस देते हैं। सही है। वेटेजेस के अंदर सब अपने अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से वेटेजेस देते हैं, और जो वेटेजेस देने के बाद उन सब के दरमियान डिस्कशन होती है, सो दैट एवरीबडी शुड गिव ईच एंड एवरी फोर्स द सेम वेटेज, सो दैट उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस और कोऑर्डिनेशन ओवर दैट पर्टिकुलर फोर्स शुड बी देयर। अदरवाइज किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कोई फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होगी और कोऑर्डिनेशन चाह रही होगी दूसरे डिपार्टमेंट से, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट शायद उसको उतनी वैल्यू ना दे रहे हो, तो दे माइट बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको ख़त्म करने के लिए हम यहीं बैठकर लड़ाई झगड़े करके सबको इक्वल उस पे लेकर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे लेकर आते हैं, सेम अंडरस्टैंडिंग पे लेकर आते हैं फॉर ईच एंड एवरी फोर्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, ताकि हर एक का एक वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वेल कलेक्टेड उनका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर चल रहा हो। ठीक है। एंड देन अगर फेवरिंग फोर्सेस का टोटल जो करते हैं हम लोग, अगर वो ज़्यादा है और अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल कम है, तो हम डिसीजन को परसू करते हैं। याद रखना जो फेवरिंग फोर्सेस होंगी, सही है, उनका जो टोटल होगा, सही है, अगर वो ग्रेटर है अगेंस्ट फोर्सेस के साथ, तो आपका जो है वो डिसीजन को कंटिन्यू आगे परस्यू किया जाएगा। याद रखो ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोजेक्ट विद 13:9, ठीक है, ये 9 जो है दिस इज द टोटल ऑफ अगेंस्ट फोर्सेस एंड दिस 13 इज द टोटल फॉर फेवरिंग फोर्सेस। इन दोनों के दरमियान गैप कितना है? इन दोनों के दरमियान गैप है 4 का। ठीक है। और देयर इज अनदर ऑप्शन, वो ये कहता है कि जी 10:5 फॉर एग्जाम्पल, सही है। ये किसके लिए इसका टोटल है? ये अगेंस्ट फोर्सेस का है, और ये किसका टोटल है? ये ऑप्शन बी के फेवरिंग फोर्सेस का है। लेकिन इसके दरमियान जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली 5। सो व्हिच ऑप्शन इज बेटर? दिस वन इज बेटर। ठीक है, क्योंकि इसका गैप ज्यादा है। ठीक है। अगर फेवरिंग फोर्सेस का टोटल कम हो और अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल ज्यादा हो, तो हम ऑब्जेक्टिव को, उस डिसीजन को रिजेक्ट नहीं करते, उसको हम डिले करते हैं और फिर हम सब स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो दैट सब स्ट्रैटेजी को लगाने के बाद हम फेवरिंग फोर्सेस की वैल्यूज को बढ़ा सकें और अगेंस्ट फोर्सेस की वैल्यूज को कम कर सकें, सो दैट हम दोबारा इस इक्वेशन पे आ जाएं। एंड जब तक इस इक्वेशन पे नहीं आएंगे हम काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम काम को इनिशिएट ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आई है दैट इज आवर कॉर्पोरेट कल्चर, a topic that requires a lot of discussion, और इसमें पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। याद रखो वी हैव स्ट्रॉन्ग कल्चर, सही है, एंड वी हैव वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग कल्चर वो होता है जिसके दरमियान कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको अपने टास्क के बारे में और कंपनी के मिशन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो कंपनीज एंजॉय करती हैं जहाँ लीडरशिप अपने पावर और अथॉरिटी को बड़े टेक्निकली इस्तेमाल करती है और व्हेन एवर रिक्वायर्ड वो इस्तेमाल करती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर जो आपके जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन आपकी कन्वीनियंट होती है, टू वे होती है और सपोर्टिव होती है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर आपके पास जो अडेप्टेबिलिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स चेंज है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वीक कल्चर में सारी बातें उल्टी चली जाती हैं। याद रखो कोई भी काम करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कल्चर करना लाजमी है, सही है। स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तब काम होगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं होगा तो लग जाएंगे आपके, क्योंकि छोटा सा मसला भी, छोटा सा चेंज लाना भी आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि पीपल हैव वीक कल्चर, दे रियली डू नॉट नो what the company's mission is, what is their original task, why they are, how they are contributing with their task to their objective of the company, and they are not adaptable, there is no clear communication lines, लोगों के पास पावर है, वो अनकंडीशनली पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, they enjoy using their powers, सही है, और बस पैका बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। तो दिस इज बेसिकली अ वीक कल्चर। इसमें कभी भी आपका चेंज आएगा भी नहीं, आएगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ आएगा। ठीक है। अगेन कल्चर के स्ट्रांग होने से फायदा क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रांग कल्चर होगा तो
उसी तरह से आपका एक पॉजिटिव एम्बियंस बनेगा। सिमिलरली आपके पास जो लर्निंग एंड इनोवेशन बहुत आसान हो जाएगी स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर, वीक के अंदर ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। और इनहांस कंपनी की रेपुटेशन और ब्रांडिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग कल्चर का एम्प्लॉय कंपनी से बाहर निकलेगा, कंपनी की वाह करेगा, सही है। सप्लायर के पास जाएगा, कंपनी की तारीफें करेगा, घर वालों के पास जाएगा, घर के प्रोडक्ट की तारीफें करेगा, सही है। अपने मैनेजर्स की, कंपनी की तारीफें करेगा, लेबर टर्नओवर नहीं होगा। लेकिन वीक कल्चर का बंदा सारी चीजें उल्टी करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर वीक कल्चर हुआ, सही है, डिसएडवांटेज असल में इश्यूज हैं जो कि वीक कल्चर के साथ के हैं, सही है। तो डिफिकल्ट चेंज लाने में डिफिकल्टी आएगी, may not align with company goals and objectives, पहले बात कर चुका हूँ, and can lead to group thinking and resistance to change। याद रखो ये जो चीज़ लिखी गई है ये स्ट्रॉन्ग कल्चर के लिए लिखी गई है, सही है, और ये जो चीज़ लिखी गई है ये वीक कल्चर की लिखी गई है, ठीक है। सो इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखना, वीक कल्चर की से क्या होता है, ठीक है। अगेन हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है, सही है, इसके बारे में हमने बात करनी होगी, ठीक है जी। देन ये याद रखो कि ये जो आपके पास एस्पेक्ट है इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर कंक्लूजन व्हेन एवर द कॉर्पोरेट कल्चर का पैराग्राफ आंसर इज गोइंग टू बी देयर। सो कॉर्पोरेट कल्चर के आंसर का पैटर्न मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जस्ट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर वीडियो जहाँ मैंने सारे के सारे पता नहीं शायद अच्छे खासे 15-16 तो नहीं, मैंने अच्छे खासे बताए थे जो है वो मैंने लेआउट्स बताए थे एसेस के। use those essays layouts and write attempt these answers। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं एंड यू कीप अंडरस्टैंडिंग कि यार ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तकरीबन सेम ही है क्योंकि इनमें से किसी एक के ऊपर बात आएगी ना, सब पे थोड़ी बात आएगी, इसलिए। देन दिस इज द चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। और चेंज मैनेजमेंट जरा समझने की कोशिश करो। चेंज मैनेजमेंट जो है ये कब होता है, क्योंकि मार्केट इज डायनामिक, सही है। और डायनामिक का बेसिक मतलब ये होता है एवर चेंजिंग, सही है। और डायनामिक होने का मतलब ये है कि आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, कंज्यूमर के पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स चेंज होते हैं, कंज्यूमर की बाइंग पावर चेंज होती है, कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, इंटर इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती हैं, सही है, ग्लोबल पॉलिसीज चेंज होती हैं। तो मार्केट में तो बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चेंज तो हो रहा है लेकिन इस चेंज को अडॉप्ट भी करना है। याद रखो कभी भी किसी चेंज मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए स्ट्रॉन्ग कल्चर होना लाजमी है। अगर आपका वीक कल्चर है तो चेंज आ जाएगी लेकिन आपकी कंपनी चेंज नहीं हो पाएगी, सही है। मार्केट तो डायनामिक है, वो तो एवर चेंजिंग है, वो तो चेंज हो जाएगी, आपसे बगैर पूछे चेंज हो जाएगी, लेकिन आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है प्रीवियस कंडीशंस के अंदर यू वर द मार्केट लीडर, सही है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी द लूजर ऑफ द मार्केट क्योंकि यू हैवंट चेंज योरसेल्फ, ठीक है। इसलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि चेंज इज देयर, ऑलवेज देयर, रिगार्डलेस, बड़ा चेंज बड़ा छोटा चेंज कुछ भी नहीं होता, चेंज होता है, इसलिए इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखना। अब होता क्या है कि चेंज मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज़ भी आती है, सही है। दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर फर्म्स डेवलपमेंट। चेंज क्यों आता है जी, एक तरीका ये याद रखो, ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, सही है। और दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, चेंज बाय द एम्प्लॉइज फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये प्लीज ध्यान में रखना कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस चीज को फॉलो कर रहा है, इसके लिए आपका कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना लाजमी है। चेंज फ्रॉम विद इन आता है, चेंज इम्पोज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना, ठीक। ये जो पहला वाला तरीका है ना ट्रेडिशनल तरीका है, कंपनीज इम्पोज करती हैं चेंज को, फिर रेजिस्टेंस शुरू होती है, शोर मचना शुरू हो जाता है, सही है। लोगों को समझ भी नहीं होती, पता भी नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं, थिंग्स गो रॉन्ग। तो चेंज इज फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द एम्प्लॉइज। बताओ कैसे चेंज करोगे सो दैट आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, एंड इसमें कंपनी को फैसिलिटेट करना लाजमी होता है। तो कल्चर का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है, ठीक है।
अब चेंज मैनेजमेंट का फायदा क्या क्या है जनाब? इट फैसिलिटेट्स इंप्लीमेंटेशन एंड चेंज इनिशिएटिव्स, इजी कर देता है इनिशिएटिव लेना। मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आता है हम चेंज लेकर आ रहे हैं, एम्प्लॉय रेजिस्ट नहीं करेगा, हम कहेंगे येस, वो कहेगा येस, वो समझेगा हमारी बात, हम समझेंगे उसकी बात, हैंड इन हैंड एंड वी कैन गो एंड फ्लरिश। ठीक है, अगेन मिनिमाइज रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, एंड इनेबल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। याद रखो दिस कैन लीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन प्रोडक्शन। सही है, और उसके अंदर भी काइजन। सही है, तो काइजन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लेकिन इस चेंज मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज होती है? मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्सेज, कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने टारगेट पर पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट चेंज लाने के लिए कल्चर का स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर के लिए साइड पे रखकर बिजनेस के कल्चर को, उस कंपनी के कल्चर को हम जरा सा स्ट्रांग करना शुरू कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हम डी रूट हो रहे होते हैं या ऑफ ट्रैक हो रहे होते हैं फॉर टाइम, बट द टारगेट रिमेंस द सेम। ठीक है, एंड देन रेजिस्टेंस में लीड टू फेलियर। ठीक है जी, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने ज़हन में रखना है। अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग यहाँ पर लिखे हुए, एंड प्लीज 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 रीड दीज लाइंस एंड ट्राई टू इंक्लूड दीज लाइंस इन योर कंक्लूजन व्हेन एवर यू राइट इट डाउन द चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इस पर क्वेश्चन आता है, पहले जो पेपर में क्वेश्चन आया करते थे उसमें बाकायदा टीचर जो थे वो इसको छुड़वा दिया करते थे, कहते थे यार पढ़ लो, अटेम्प्ट भले ना करना। सही है, अच्छा जी, लेट मी डू अ मैजिक नाउ। सही है जी, सो आई एम हियर नाउ। I am just moving from एक प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देख लेते हैं। कंटिजेंसी प्लान हेडिंग आ जाए थोड़ी सी, फिर मैं जरा इसको ऊपर कर दूंगा तो ये मेरे पीछे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो आप सारे पढ़ सकते हैं। कंटिजेंसी प्लान, इट्स एन एग्जैक्ट प्लान। प्लान बी, क्राइसिस प्लान, डिजास्टर प्लान, अपॉर्चुनिटी प्लान। क्यों? व्हाट इफ चीजें गलत हो जाए। और ये याद रखो, कंटिजेंसी प्लान जब कभी स्ट्रांग बनेगा ना, कंपनी की रेपुटेशन बहुत स्काई हाई हो जाएगी, क्योंकि उनको ये पता होगा, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, कि बिजनेस बंद नहीं होगा अगर बुरे हालात भी हो गए। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली वेयर कंपनीज कैन इजीली एड्रेस देयर स्टेक होल्डर्स एंड फाइंड देयर कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस ऑन दिस कंटिजेंसी प्लान। सही है, एंड देन दे कैन इजीली प्रोवाइड देयर CSR एक्टिविटीज। समझ रही है, क्योंकि जब उनको पता होगा कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा तो वो बड़े क्लियरली, बड़े इजीली सारी CSR एक्टिविटीज करते रहेंगे। सप्लायर को पता होगा मेरा कस्टमर जाने वाला नहीं है, एम्प्लॉय को पता होगा मेरा एम्प्लॉयर नहीं जाने वाला, शेयर होल्डर को पता है इससे बिजनेस बंद नहीं होना, बैंक को पता है इससे बैंक करप्ट नहीं होना। दे ऑलवेज हैव अ चांस, वे तरीका, दे कैन इजीली हैंडल इट आउट। सही है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। ठीक है ना, अब इस चीज़ को ज़हन में रखो कि जब कभी भी बिजनेस काम कर रहा होगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है, कंटिजेंसी प्लान करने के लिए यू नीड टू हैव सम वेरी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? इससे फ़ायदा नंबर 1 ये होगा कि इट हेल्प्स इन टू ओवरकम दोज अनएक्सपेक्टेड एंड क्राइसिस सिचुएशंस, जहां आपके कॉम्पिटिटर्स गिर रहे होंगे, मर रहे होंगे, टूट रहे होंगे, बंद हो रहे होंगे, वहां पर आप आराम और सुकून से जा रहे होंगे। यानी कि माइट बी पॉसिबल अनसर्टन कंडीशंस में रेड ओशन बिकम्स अ ब्लू ओशन, और फिर वो सर्वाइव कौन करेगा? दिस इज कंटिजेंसी प्लान होगा। सही है, फैसिलिटेट क्विक रिस्पांस एंड रिकवरी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव प्लान्ड इट, सो आपको पहले से ही पता है कि काम क्या करना है। एंड नंबर 3, मिनिमाइजेस डिसरप्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद इट। ठीक है जी, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी डिस्टर्बिंग ओवर हियर, सो आई एम कमिंग बैक एंड हियर आई एम बैक। ये ओके, ठीक है जी, सो हियर आई एम। सो अब ये चीज़ इस तरह से है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि कंटिजेंसी प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो ज़रूरत के तहत एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक वो ज़रूरत नहीं आएगी तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, उसका टेस्ट फेस चलते रहना, उसको अपडेट और अपग्रेड करते रहना लाजमी है। ठीक है, एंड देन तमाम द सिनारियोस तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो नई चीज़ आई ही जाती है हमेशा। ठीक है, एंड देन ओवर रिलायंस ऑन दिस प्लान कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मकसद जो लोग इसके साथ अटैच्ड होंगे
सही है, जो लोग इसके साथ काम कर रहे होंगे उनके जहन में ये होगा कि प्लान ए क्योंकि ख़राब है इसलिए प्लान बी बना हुआ है, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की प्लान ए के ऊपर, प्लान बी है, अल्लाह खैर सलाह, तो वो उतना सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, अगेन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड द लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है जनाब, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, मार्केट डिसरप्शंस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। सही, ये चीज़ आपकी हैक शैक हो जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव इट्स द कॉर्पोरेट प्लान। जैसे दिखा दूँ, इट्स कॉर्पोरेट प्लान एंड इट्स गोइंग बिहाइंड मी एंड corporate plan is basically kind of a compilation of all the implementation things we discussed. क्या क्या implementation में discuss किया? Change management, culture, contingency plan and the business plan. ठीक है, ये याद रखना कि ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसके बारे में कंपनीज का ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारे कॉर्पोरेट ना सिर्फ बिजनेस बल्कि कॉर्पोरेट जिनके साथ हम एसोसिएटेड है उनको भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी कंपनी का कल्चर और अपना कॉर्पोरेट कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस और इंड्यूस करवाते हैं। कंपनी का कल्चर विद इन द फर्म एंड कॉर्पोरेट कल्चर हाउ वी डील विद अदर्स आउटसाइड द कंपनी एज वेल। ठीक है, और इसी तरह से बिजनेस प्लान इज फॉर द कंपनी एंड कॉर्पोरेट प्लान इज फॉर द अदर पीपल एज वेल टू कनेक्ट देम विद आवर बिजनेस। यार देखो, दिस इज द वे वी आर वर्किंग। सही है, सो ये याद रखो, इस कॉर्पोरेट प्लान के अंदर हमारा बिजनेस प्लान होता है, इसके अंदर कंटिजेंसी प्लान होता है, इसमें चेंज मैनेजमेंट के वो डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें कल्चर के बारे में बात की जाती है। ये सारी बातें की जाती हैं, एक तरह से बहुत मोटी किताब होती है जो हमने स्टेक होल्डर्स को, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को दिखाते हैं, विच इंक्लूड्स समटाइम्स बैंक्स, द मेजर सप्लायर्स, द मेजर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, सही है, डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर, टॉप मैनेजमेंट के टॉप टायर के मैनेजमेंट स्टाफ, डायरेक्ट जो होते हैं, हर एक बंदे को नहीं दिखाई जाती कंपनी के अंदर, लेकिन डेफिनेटली हाई टायर्स को ज़रूर दिखाई जाती है। सही है, फ़ायदा क्या है जी, इससे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, आपके रिसोर्सेज बजट और एलोकेशन करने में मदद मिल जाती है। सही है, डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, क्योंकि इसमें चेंज मैनेजमेंट भी है, इसमें कंटिजेंसी भी है, इसमें कॉर्पोरेट कल्चर भी है, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो हमने पहले से एज्यूम की हुई होंगी। ठीक है, एंड कैन लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लान में लिख दिया ना वो प्लान वैसे ही होने वाला है, प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। सही, जैसे सिलेबस में चेंज हुआ ना, हो गया चेंज, अब चेंज नहीं होने वाला, ऐसे ही आएगा पेपर। सही है, पेपर 3 भी होगा, पेपर 4 भी होगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट प्लान के अंदर ये सब चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो इसको इंश्योर करना कि काम करने के लिहाज से चीज़ों को इस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सो दिस इज इट फॉर यूनिट नंबर 1 एंड आई होप कि थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।